दोस्तों, आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज करीब 4 महीने बाद वीवीएस स्टोरी चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। उसके कई कारण हैं। चलो, जो भी है, देश के लोगों को जो जानकारी दे सकूँ, जो योगदान कर सकूँ, वही हमारे लिए काफी है। मगर आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये कार्य करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट अवश्य करें, जिससे कार्य करने में अच्छा लगे। दोस्तों, आप लोगों को मंडल कमीशन के 3 भाग सुनवाने जा रहा हूं। अवश्य सुने और सच्चाई को जाने परखे और अपने आप में बदलाव संभव हो उसे करें। तारांकन मंडल आयोग का मसीहा कौन और दुश्मन कौन? भारत की राजनीति समझना है तो 10 मिनट का समय निकालकर जरूर सुने। तारांकन 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई ब्राह्मण थे, जिनको जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया था। चुनाव में जाते समय जनता पार्टी ने अभिवचन दिया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे काका कालेलकर कमीशन लागू करेंगे। जब उनकी सरकार बनी तो ओबीसी का एक प्रतिनिधिमंडल मोरारजी देसाई से मिला और काका कालेलकर कमीशन लागू करने के लिए मांग की, मगर मोरारजी देसाई ने कहा कि कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है, इसलिए अब बदली हुई परिस्थिति में नई रिपोर्ट की आवश्यकता है। यह एक शातिर ब्राह्मण की ओबीसी को ठगने की एक चाल थी। प्रतिनिधि मंडल इस पर सहमत हो गया और बीपी मंडल, जो बिहार के यादव थे, उनकी अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया गया। बीपी मंडल और उनके कमीशन ने पूरे देश में घूम घूम कर 3,743 जातियों को ओबीसी के तौर पर पहचान किया, जो 1931 की जाति आधारित गिनती के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 52% थे। मंडल कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट मोरारजी सरकार को सौंपते ही पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। जनसंघ के 98 एमपी के समर्थन से बनी जनता पार्टी की सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। उधर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनसंघ के एमपी ने दबाव बनाया कि अगर मंडल कमीशन लागू करने की कोशिश की गई तो वे सरकार गिरा देंगे। दूसरी तरफ ओबीसी के नेताओं ने दबाव बनाया। फलस्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी ने मोरारजी देसाई की सहमति से जनता पार्टी की सरकार गिरा दी। तारांकन। इसी दौरान भारत की राजनीति में एक साइलेंट रेवोल्यूशन की भूमिका तैयार हो रही थी, जिसका नेतृत्व आधुनिक भारत के महानतम राजनीतिज्ञ कांशीराम जी कर रहे थे। कांशीराम ने 6 दिसंबर 1978 में अपनी बौद्धिक बैग बामसेफ की स्थापना की, जिसके माध्यम से पूरे देश में ओबीसी को मंडल कमीशन पर जागरण का कार्यक्रम चलाया। तारांकन कांशीराम जी के जागरण अभियान के फलस्वरूप देश के ओबीसी को मालूम पड़ा कि उनकी संख्या देश में 52%, मगर शासन प्रशासन में उनकी संख्या प्रतिनिधित्व मात्र 2% है, जबकि 15% तथाकथित सवर्ण प्रशासन में 80% है। इस प्रकार सारे आंकड़े मंडल कमीशन की रिपोर्ट में थे, जिसको जनता के बीच ले जाने का काम कांशीराम जी ने किया। तारांकन अब ओबीसी जागृत हो रहा था। उधर अटल बिहारी ने जनसंघ समाप्त करके बीजेपी बना दी। 1980 के चुनाव में संघ ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया और, जो 3 महीने पहले स्वयं हार गई थी, 370 सीट जीतकर आई। इसी दौरान गुजरात में आरक्षण के विरोध में प्रचंड आंदोलन चला। मजे की बात यह थी कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ओबीसी स्वयं सहभागी था, क्योंकि ब्राह्मण बनिया मीडिया ने प्रचार किया कि जो आरक्षण एससी एसटी को पहले से मिल रहा है, वह और बढ़ने वाला है। गुजरात में अनुसूचित जाति के लोगों के घर जलाए गए। मोदी जी इसी आंदोलन के नेतृत्व करता थे। कांशीराम जी अपने मिशन को दिन दूनी रात चौगुनी गति से बा रहे थे। ब्राह्मण अपनी रणनीति बनाते, पर उनकी हर रणनीति की काट कांशीराम जी के पास थी। कांशीराम ने वर्ष 1981 में DS4 DSSSS नाम की आंदोलन करने वाली विंग को बनाया, जिसका नारा था ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब है DS4। DS4 के माध्यम से ही कांशीराम जी ने एक और प्रसिद्ध नारा दिया, तारांकन मंडल कमीशन लागू करो वरना सिंहासन खाली करो।
इस प्रकार के नारों से पूरा भारत गूंजने लगा। तारांकन। तारांकन 1981 में ही मान्यवर कांशीराम जी ने हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा। 1982 में ही उन्होंने जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव लड़ा। अब कांशीराम जी की लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ गई। ब्राह्मण बनिया मीडिया ने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से इंदिरा गांधी घबरा गईं। इंदिरा को लगा कि अभी अभी जेपी के जिनसे पीछा छूटा कि अब ये कांशीराम तैयार हो गया। इंदिरा जानती थी कांशीराम जी का उभार जेपी से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा ब्राह्मणों के लिए था। उसने संघ के साथ मिलने की योजना बनाई। अशोक सिंघल की एकता यात्रा जब दिल्ली की सीमा पर पहुंची, तब इंदिरा गांधी स्वयं माला लेकर उनका स्वागत करने पहुंची। तारांकन। इस दौरान भारत में एक और बड़ी घटना घटी। भिंडरावाला, जो खालिस्तान आंदोलन का नेता था, जिसको कांग्रेस ने अकाल तख्त का विरोध करने के लिए खड़ा किया था, उसने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। तारांकन। तारांकन आरएसएस और कांग्रेस ने योजना बनाए अब मंडल कमीशन आंदोलन को भटकाने के लिए हिंदुस्तान vs खालिस्तान का मामला खड़ा किया जाए। इंदिरा गांधी ने आर्मी प्रमुख जनरल सिन्हा को हटा दिया और एक साउथ के ब्राह्मण को आर्मी प्रमुख बनाया। जनरल सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। आर्मी में भूचाल आ गया। नए आर्मी प्रमुख ने इंदिरा गांधी के कहने पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई और स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक घुसा दिया। पूरी आर्मी हिल गई। पूरे सिख समुदाय ने इसे अपना अपमान समझा और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके दो पर्सनल गार्ड्स बेहंत सिंह और सतवंत सिंह, जो दोनों अनुसूचित जाति के थे, ने इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया। तारांकन। माओ अपनी किताब ऑन कॉन्ट्रडिक्शन में लिखते हैं कि शासक वर्ग किसी एक षड्यंत्र को छुपाने के लिए दूसरा षड्यंत्र करता है, पर वह नहीं जानता कि इससे वह अपने स्वयं के लिए कोई और संकट खड़ा कर देता है। माओ की यह बात भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सटीक साबित होती है। तारांकन। मंडल कमीशन को दबाने वाले षड्यंत्र का बदला शासक वर्ग ने इंदिरा गांधी की जान देकर चुकाया। इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद राजीव गांधी को नया प्रधानमंत्री मनोनीत कर दिया गया। जो आदमी 3 साल पहले पायलटी छोड़कर आया था, वो देश का मुगले आजम बन गया। इंदिरा गांधी की अचानक हत्या से सारे देश में सिखों के विरुद्ध माहौल तैयार किया गया। दंगे हुए। अकेले दिल्ली में 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ, जिसमें तत्कालीन मंत्री भी थे। उस दौरान राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह का फोन तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रिसीव नहीं किए। उधर कांशीराम जी अपना अभियान जारी रखे हुए थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बीएसपी की स्थापना की और सारे देश में साइकिल यात्रा निकाली। कांशीराम जी ने एक नया नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तारांकन। कांशीराम जी ने मंडल कमीशन का मुद्दा बड़ी जोर शोर से प्रचारित किया, जिससे उत्तर भारत के पिछड़े वर्ग में एक नई तरह की सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत हुई। इसी जागृति का परिणाम था कि पिछड़े वर्ग में नया नेतृत्व, जैसे कर्पूरी ठाकुर, लालू, मुलायम का उभार हुआ। अब कांशीराम शोषित वंचित समाज के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। वहीं 1984 का चुनाव हुआ, पर इस चुनाव में कांशीराम ने सक्रियता नहीं दिखाए और राजीव गांधी को सहानुभूति लहर का इतना फायदा हुआ कि राजीव गांधी 413 एमपी चुनवा कर लाए। जो राजीव गांधी के नाना ना कर सके, वह उन्होंने कर दिखाया। सरकार बनने के बाद अगला भाग नंबर 2 और 3 को भी अवश्य सुने और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।